बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। वो सजाद के साथ इस शख्स के पीछे चलते हुए बोली, फरहाद किसी तरह ब्लैक शैडो तक पहुंचना होगा। मैं अपनी बर्दाश्त की आखिरी हद तक अपने तौर पर इक़दामात नहीं करती, फिर टेलीपैथी का सहारा है तो मुझे फिक्र करने की जरूरत भी क्या है। तुम देख चुकी हो ब्लैक शैडो के सिलसिले में टेलीपैथी काम नहीं आ रही है। कमबख्त जाने कैसा हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है। वैसे तुम और सजाद जहाँ मेहमान बने हुए हो, वहाँ का मोहल्ले को अच्छी तरह बताओ, तुमने आसपास क्या देखा है। मैं यहूदी सीक्रेट एजेंट जिमी फाउंडर को भेजने वाला हूँ। वो आकर अपने तौर पर हंगामे करेगा। तुम और सजाद इससे लातल्लुक़ रहना। वो मुझे बताने लगी, जब इसे और सजाद को ब्लैक शैडो के सामने इस कोठी में लाया गया था तो इसने आसपास क्या देखा था। वो मुझसे बातें करते हुए कोठी के एक दूर अफ्तादा कमरे में पहुंची। वहां इसे रोक दिया गया। सिर्फ सजाद को दो जवान अंदर ले गए। आला बीबी के लिए एक आरामदेह कुर्सी मंगवाई गई। वो बैठ गई। मैं वहां के हालात मालूम करने के बाद जिमी फाउंडर के पास पहुंच गया। पहले मैंने जिमी को मुखातब नहीं किया, चुपचाप इसकी सोच पढ़ने लगा। वो मेरे मुतल्लिक जरा शुबे में मुब्तला था। सोच रहा था मिस्टर फरहाद शायद हमसे बदजन है। अगर जजीरे से बाहर निकल ही गए थे तो मुझे मुतल्ला क्यों नहीं किया, जबकि मुझे इंतजार करने के लिए कहा था। ब्लैक शैडो के चुंगल में फंसने के बाद इतला दे रहे हैं। क्या हम ऐसे हालात में फरहाद पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे अपने बड़ों से राब्ता कायम करके इन्हें सूरत हाल से आगाह करना चाहिए। फिर मैंने कहा, जिम्मी तुम अपने मुल्क के वफादार सीक्रेट एजेंट हो, तुम ऐसा सोच सकते हो। मेरी तरफ से तुम्हें ऐसा करने की इजाजत है। वो एकदम से गड़बड़ा गया, जल्दी से बोला, जनाब मेरा मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं आप पर शुबा कर रहा हूँ। मैं तो आपका खादिम हूँ। तुम जुबान से खाकसारी जाहिर न करो। मैं दिमाग की जुबान सुनता हूँ और समझता हूँ। बहरहाल मैं भी तुम्हारे बड़ों से राब्ता कायम करने वाला हूँ। जरा यहाँ से फुर्सत मिल जाए तो इनसे बात करूंगा। वैसे तुम नोट कर लो, मैं इस कोठी की निशानदही कर रहा हूँ जहाँ मुझे और आला बीबी को रखा गया है। इस वक्त मुझे चंद डॉक्टरों के सामने लाया गया है। वो मेरा दिमागी मुआयना करेंगे। ब्लैक शैडो की कोशिश है कि किसी तरह मेरी टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ जाएं। जिमी फाउंडर ने हैरानी से पूछा, क्या इसे आपकी तरफ से अंदेशा नहीं है कि टेलीपैथी की सलाहियतें हासिल करते ही आप इसे ट्रैप करेंगे? मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मेरी टेलीपैथी की लहरें इसके दिमाग तक नहीं पहुँच सकती हैं। फिर इसे किस बात का अंदेशा या खतरा होगा? मैंने जिमी फाउंडर को इस कोठी का पता बताया, अच्छी तरह वहाँ की निशानदही की। फिर सजाद के पास पहुंचकर देखने लगा। वो चंद डॉक्टरों के दरमियान एक बेड पर लेटा हुआ था। वहाँ 4 डॉक्टर थे। वो अपने अपने तौर पर सजाद से सवालात कर रहे थे। मैंने इन डॉक्टरों के दिमागों में झांक कर देखा और मुतमिन हो गया। ब्लैक शैडो ने सजाद को इनके दरमियान किसी साजिश के तहत नहीं पहुंचाया था। इसका दिल साफ था। मैं आला बीबी के पास आया। वहाँ ब्लैक शैडो का मातहत खास करीब ही एक कुर्सी पर बैठा आला बीबी से कह रहा था, मादाम हमारे बॉस ब्लैक शैडो का पैगाम है कि आप इनके एक अहम सवाल का सही जवाब दें। सवाल क्या है? आप चंद दिन पहले फरहाद साहब के साथ इसराइल से एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर निकली थी। फिर आप जजीरा यूनाइसस कैसे पहुंच गई? हालात ने पहुंचा दिया। ये जवाब नहीं है। इस सवाल से कई सवाल पैदा होते हैं। मसलन ये कि जिस हेलीकॉप्टर में आप वहां तक पहुंची थी, वो हेलीकॉप्टर कहां गायब हो गया? इसका पायलट और वो मुहाफिज जो आपके साथ थे, वो कहां नाबूद हो गए? ये इसराइली हुकूमत का मामला है। हमने जवाब दे दिया है और वो हमारी तरफ से मुतमिन है। हम भी मुतमिन होना चाहते हैं। क्या आप ब्लैक शैडो से दोस्ती के नाते इन्हें मुतमिन नहीं करेंगी? आला बीबी ने वही जवाब दिया जो हमने यहूदियों को दिया था, यानी वो हेलीकॉप्टर जजीरा ग्रेट में उतरा था। 2 मुहाफिज जो उनके साथ थे, आला बीबी को देखकर इनकी नीयत खराब हो गई थी। वो आपस में लड़ पड़े थे और लड़ाई के नतीजे में उन्होंने एक दूसरे को हलाक कर दिया था। आला बीबी और सजाद वहाँ से भागकर एक गार के अंदर चले गए थे। फिर इस गार से होते हुए पहाड़ी के दूसरी तरफ पहुँच गए थे। वहाँ बर्दा फरोशों के चुंगल में फंस गए थे। दूसरी तरफ पायलट ने इन्हें तलाश करने के लिए हेलीकॉप्टर में प्रवाज की थी। उन्होंने हेलीकॉप्टर को फजा में प्रवाज करते देखा था। फिर वो नजरों से ओझल हो गया। इसके मतलब कहा नहीं जा सकता कि वो कहाँ चला गया। अगर वो अपने मुल्क वापस नहीं गया तो इसे किसी ने यकीनन तबाह कर दिया होगा। मैं आपका जवाब ब्लैक शैडो तक पहुँचा दूंगा। आला बीबी ने सोच के जरिए पूछा, फरहाद क्या तुम इस शख्स के जरिए ब्लैक शैडो तक नहीं पहुँच सकते? मैं इसके दिमाग को टटोल रहा हूँ। ये बराह रास्त ब्लैक शैडो के सामने नहीं जाता है। एक ट्रांसमीटर के जरिए गुफ्तगू होती है। ये टेलीफोन पर गुफ्तगू करता है या नहीं? इसका दिमाग सिर्फ ट्रांसमीटर के मुताल्लिक बता रहा
रहा है, क्या वाकई सजाद का मुआयना हो रहा है? वहाँ 4 डॉक्टर हैं, वो बहुत तवज्जो से इसका मुआयना कर रहे हैं। इस सिलसिले में सजाद से मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं। मैं इनकी तरफ से मुतमिन हूँ। आला बीबी और सजाद के सिलसिले में ज्यादा तशवीश नहीं थी। यूं भी जिमी फाउंडर वहाँ पहुँचने वाला था। जजीरे में जो कुछ हो रहा था वो जिमी फाउंडर और इसके मातहतों की जिम्मेदारियां थी, इसलिए मैं सोनिया के पास पहुँच गया। मैं इससे ऐसे हालात में रुखसत हुआ था जब वो अगवा की जा रही थी। इसने जानबूझकर बेहोशी का मुजाहरा किया था। फिर जब इसने जरूरत महसूस की तो आहिस्ता आहिस्ता यूं आंखें खोल दी जैसे होश में आ रही हो। इसने खुद को एक वीरान और तारीक मंदिर में पाया। सामने ही एक ताक में दिया जल रहा था। वो उठकर बैठ गई। वैसे दिए की रोशनी दूर तक नहीं जा रही थी। इतना पता चल गया कि वो कोई पुराना मंदिर या मंदिर का तहखाना है। वो चारों तरफ देख रही थी। जरा फासले पर तारीकी से एक मर्दाना आवाज उभरी, रसवंती कहाँ है? इसने चौंक कर आवाज की सिमत देखा, कुछ नजर न आया। फिर वही आवाज उभरी, हमें देखना जरूरी नहीं है, हमारे सवाल का जवाब दो। रसवंती कहाँ है? मैं किसी रसवंती को नहीं जानती। जहाँ से मुझे अगवा किया गया है वहाँ भी मुझसे यही सवाल किया जा रहा था। वहाँ फरहाद अली तैमूर ने टेलीपैथी का मुजाहरा किया था और मुझसे सवालात करने वालों को यकीन दिलाया था कि मैं रसवंती को नहीं जानती हूँ, बल्कि मुझे टेलीपैथी के जरिए ट्रैप किया गया है। फरहाद अली तैमूर ने मुझे आलाकार बनाया था और रसवंती किसी औरत के पास पहुँचाया था। मैंने वहाँ क्या किया और तमाम दिन क्या करती रही मुझे खुद इसका इल्म नहीं है। जब फरहाद अली तैमूर ने मेरे दिमाग को आजाद छोड़ा तब मुझे पता चला कि मेरे साथ क्या होता रहा है। इसकी बातों का जवाब नहीं मिला। चंद लम्हों तक गहरी खामोशी छाई रही। फिर किसी ने जरा हिचकिचाते हुए कदरे सहमे हुए अंदाज में पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? क्या फरहाद अली तैमूर ने टेलीपैथी का मुजाहरा किया है? मुझे झूठ बोलकर क्या फायदा होगा? अगर फरहाद अली तैमूर मुझसे हमदर्दी है, इसने मुझे आलाकार बनाया है, तो वो यहाँ भी आकर मेरी बातों की तस्दीक करेगा। सोनिया सर उठाकर मुझे आवाज देने लगी। कभी इधर देखती थी, कभी उधर तारीकी में पुकारती थी, फरहाद, मिस्टर फरहाद, फरहाद अली तैमूर, तुम कहाँ हो? प्लीज मेरे पास आओ। तुमने अपनी टेलीपैथी के जरिए मुझे किस मुसीबत में मुब्तला कर दिया है? इसकी बात खत्म होते ही अचानक इस शख्स की चीख सुनाई दी जो सोनिया से सवालात कर रहा था। वो चीखता हुआ, लड़खड़ाता हुआ दिए की रोशनी में पहुंच गया। इसने दोनों हाथों से साथ थाम रखा था और तकलीफ से कराहता हुआ कह रहा था, मुझे यकीन आ गया है, मुझे यकीन आ गया है। मिस्टर फरहाद अली तैमूर, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, प्लीज। रसवंती ने सोनिया से कहा, मैंने इसे सजा दी है। इसकी सोच बता रही है कि इसके अलावा मंदिर के तहखाने की तारीकी में 4 आदमी और छुपे हुए हैं। इन्होंने एहतियातन अपनी जुबानें बंद रखी हैं। सोनिया ने कहा, है मिस्टर, सीधी तरह खड़े हो जाओ और अपने साथियों को यहाँ बुलाओ। वो सीधी तरह खड़े होकर अपने साथियों को आवाजें देने लगा। इसे जवाब नहीं मिल रहा था। सोनिया ने कहा, यहाँ खड़े क्या चीख रहे हो? इनके पास जाओ और इन्हें लेकर आओ। वो आवाजें देता हुआ दूर कहीं तारीकी में गुम हो गया। रसवंती ने कहा, मैं इसके दिमाग को पढ़कर देखती हूँ, शायद इसके साथी सरगोशी में इससे बातें करें, मैं इनके दिमागों में भी पहुँच जाऊंगी। वो चली गई, लेकिन इसे देर हो गई। इसके तहखाने में पहुँचने से पहले ही इस शख्स की कराह सुनाई दी। वो लड़खड़ाकर तारीकी में गिरने लगा, रास्ता टटोलने लगा। रसवंती ने फौरन सोनिया के पास आकर कहा, वो तो मारा गया, किसी ने इसके सीने में खंजर घोंप दिया है। जब वो सोनिया को यहाँ लाए थे तो इसे बेहोश समझकर एक बड़े से पत्थर पर लिटा दिया था। वो इस पर बैठी हुई थी, सोच रही थी किस तरह तारीकी से फायदा उठाना चाहिए ताकि इन 4 छुपे हुए दुश्मनों को तलाश कर सके। इसी वक्त एक कागज की गोली इसके करीब आ गिरी। इसने पत्थर से उतरकर फर्श पर से इस कागज की गोली को उठाया। वो एक कंकर से लिपटी हुई थी। इसने कंकर को मुट्ठी में दबाया, फिर पुर्जे को खोलकर जरा देर के दिए के करीब होकर पढ़ने लगी। इसमें लिखा था, खबरदार, इस तहरीर को पढ़ते ही फौरन दिए से दूर हट जाओ। एक लम्हे की भी देर हुई तो हम गोली मार देंगे। वो इतना ही पढ़ने पाई थी कि ताक के नीचे पथरीली दीवार पर तड़ाक से आवाज आई जैसे कोई चीज जोर से आकर लगी हो। इसने देखा दीवार का प्लस्तर जरा सा उखड़ गया था। यकीनन फायर किया गया था। वो बच गई थी। दूसरे ही लम्हे वो तेजी से पीछे हटती हुई दिए से दूर चली गई। फिर कहने लगी, तुम लोगों को ये खदशा है कि मैं दिए को बुझा दूंगी और तारीकी में तुम लोगों को तलाश करूंगी। देख लो, मैंने तुम्हारी हदायत के मुताबिक अमल किया है। मैं दिए के करीब नहीं जाऊंगी। ये कहकर इसने फिर इस कागज को पढ़ना शुरू किया। आगे लिखा था, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हमें ये यकीन हो गया है कि इसने टेलीपैथी के जरिए तुम्हें ट्रैप किया था। इससे कहो कि वो हमें रसवंती का पता बताए, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फरहाद की शराफत को हम इस हद तक समझते हैं कि
कि जिसे वो आलाकार बनाता है या जिससे फायदा हासिल करता है इसके काम जरूर आता है। वो यकीनन तुम्हारी जान बचाने के लिए हमारी शर्त पूरी करेगा। वो तुम्हें टेलीपैथी के जरिए बता देगा कि रसवंती कहाँ है। यही बात तुम हमें जुबान से बताओगी। सोनिया ने तहरीर पढ़ने के बाद तारीकी में जरा दूर तक देखा। इसी वक्त फिर एक खटाक की आवाज सुनाई दी। यकीनन जो भी फायरिंग कर रहा था इसके रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा हुआ होगा। तब ही फायरिंग की आवाज नहीं आ रही थी। जहाँ गोली दीवार से लगती वहाँ सिर्फ आवाज होती थी। इस बार भी एक गोली दीवार से आकर लगी थी और पथरीली दीवार का एक छोटा सा टुकड़ा टूट कर गिरा था। ये खामोश धमकी थी। फौरन टेलीपैथी के जरिए रसवंती का पता मालूम करो और जवाब दो। सोनिया के एक हाथ में कागज का पुर्जा था और दूसरे हाथ में वो पत्थर था जिस पर कागज लिपटा हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी हथेली पर इस पत्थर को तोल रही थी। फिर इसने अचानक बैठते हुए पत्थर को दिए की तरफ दे मारा। निशाना सही बैठा, दिया बुझ गया, गुप्त तारीकी छा गई। ऐसा अक्सर होता है। दुश्मन सोच भी नहीं सकते कि सोनिया की बरवक्त जहानत क्या गुल खिलाने वाली है और गुल खिल जाता है। दुश्मन देखते रह जाते हैं। वो पत्थर का कागज लपेटने वाले सोच भी नहीं सकते थे कि जो पत्थर फेंका जा रहा है इसी से वो फायदा उठाएगी। गहरी तारीकी और गहरे सन्नाटे में ठक ठक की कई आवाजें उभरी। यकीनन कई साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर इस्तेमाल हो रहे थे। फायरिंग की जा रही थी और वो अंधाधुंध फायरिंग थी। सोनिया जहाँ भी होती किसी न किसी गोली की जद में आ जाती, लेकिन वो वहाँ कहाँ थी। दिया जलते रहने के दौरान दोबारा फायरिंग हुई थी। दोबारा सोनिया ने सिमतों का अंदाजा किया था जिस दीवार पर और ताक के नीचे गोलियां आकर लगी थीं। यकीनन इनकी मुखालिफ सिमतों से फायरिंग हुई होगी। वो दिया बुझते ही वो जमीन पर गिरकर इसी तरफ लुढ़कती चली गई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक गई। मंदिर के पुख्ता फर्श पर जूतों की हल्की सी चाप सुनाई दे रही थी, जैसे कोई इधर से उधर हरकत कर रहा हो। और ऐसी ही बात थी। वो हरकत करने वाला अंधेरे में इससे टकराकर गिर पड़ा। कोई सोनिया से टकराकर गिरे और दोबारा उठ जाए ये मुमकिन नहीं था। वो बेचारा उठ ना सका। सोनिया ने गर्दन दबोच ली थी। वो एक हाथ से जद्दोजहद कर रहा था, दूसरे हाथ से इस रिवॉल्वर को जमीन पर टटोल रहा था जो गिरते ही हाथ से छूट गया था। यक बार की वो चीखने और तड़पने लगा। सोनिया इसके दोनों नथनों में 2 उंगलियां डाले यूं जोर लगा रही थी जैसे इसकी नाक को चेहरे पर से उखाड़ देना चाहती हो। एक तो वो सांस लेने के काबिल नहीं रहा था, दूसरे तकलीफ की शिद्दत से चीखने के दौरान मुंह के जरिए भी पूरी तरह सांस नहीं ले पा रहा था। इसके साथी इसकी मदद को नहीं आ रहे थे। साफ जाहिर है वो टेलीपैथी से खौफजदा थे। इन्होंने अपने एक साथी को इसी तरह चीखते और तड़पते हुए देखा था और इसकी जुबान से ये एतराफ सुना था कि फरहाद अली तैमूर की टेलीपैथी इसे अजियतों में मुब्तला कर रही है। अब वो डर रहे होंगे कि अपने साथी के करीब जाते ही वो भी टेलीपैथी का शिकार हो जाएंगे। नतीजा ये कि कोई भी इसकी मदद को नहीं आया। सोनिया के सामने एक दुश्मन की बसात ही क्या थी। जरा सी देर में वो ठंडा पड़ गया। सोनिया ने इसे फर्श छोड़ दिया। फर्श पर चारों हाथ पांव टेक कर सरकते हुए एक हाथ से झाड़ू देने के अंदाज में रिवॉल्वर को तलाश करने लगी। रसवंती ने कहा, बाकी 3 कहीं छुप गए हैं या फरार हो गए हैं, तुम क्या करोगी। रिवॉल्वर इसके हाथ में आ गया। इसने कहा, यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करूंगी। कैसे तलाश करोगी, रोशनी कर नहीं सकती। जैसे ही तुम नजर आओगी वो गोलियां चला देंगे। देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। वो फर्श पर पांव फैलाकर बैठ गई। फिर इसने बुलंद आवाज से कहा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। ये कहते ही वो फौरन चारों शाने चित हो गई। अगरचे तमाम रिवॉल्वरों पर साइलेंसर लगे हुए थे, सन्नाटे में गोली की ठक ठक सुनाई देती थी। जैसे ही वो चारों शाने चित हुई, इसे अपने कानों के पास से कोई चीज तीर की तरह गुजरती हुई महसूस हुई। इसका मतलब ये था कि फायर करने वाला इसके पीछे ही कहीं था। वो लेटे ही लेटे एक चक्कर खाकर उठी और इसी सिमत फायर कर दिया। अंधेरे में एक फायर से कुछ नहीं होता। इसने मतवातर 3 बार फायरिंग की। तीसरी बार किसी की चीख सुनाई दी। वो फौरन लेटकर फर्श पर लुढ़कती हुई फिर इस शख्स के पास पहुंच गई जो इसके हाथों बेहोश हो गया था या मर चुका था। इसने तलाशी ली तो इसकी कमर से गोलियों की पेटी बंधी हुई थी। इसने वो पेटी खोल ली, इसकी जेबों की तलाशी ली। एक सिगरेट लाइटर हाथ आ गया। वो इसे भी लेकर फर्श पर लुढ़कते हुए दूसरी जगह पहुंच गई। वहां बैठकर फिर इसने चीख कर कहा, यहाँ से निजात का एक ही रास्ता है, मुझे मार डालो या खुद मार जाओ। ये कहते ही वो फिर लेट गई, इंतजार करने लगी। फायरिंग नहीं हुई। कहीं से हल्की सी आवाज भी सुनाई नहीं दी, अलबत्ता दूर किसी के कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थी। रसवंती ने कहा, अभी तुमने जिस पर गोली चलाई है, गोली इसकी रान में लगी है। वो तकलीफ से तड़प रहा है, करा रहा है। मैं इसके दिमाग को पढ़ चुकी हूँ। तुम चाहो तो रेंगते हुए इस आवाज की सिमत चली जाओ। मैं इसे रिवॉल्वर इस्तेमाल करने नहीं
नहीं दूंगी। सोनिया करवट बदलकर उल्टी हो गई, फिर हाथों के बल रेंगते हुए घिसटते हुए इसकी तरफ जाने लगी। रसवंती ने कहा, जरा रुक जाओ, इस जख्मी के पास इसका साथी पहुंच गया है, इसे तसल्लियां दे रहा है। इसकी बातों से पता चल रहा है कि वो दोनों आपस में गहरे दोस्त हैं। वो अपनी जान हथेली पर रखकर अपने दोस्त को वहां से ले जाने आया है। मुझे मशवरा दो, मैं क्या करूं? तुम इसकी सोच में ये कहो कि वो तन्हा अपने जख्मी साथी को वहां से घसीट कर या उठाकर नहीं ले जा सकेगा, इसे अपने दूसरे साथी की मदद की जरूरत होगी, लिहाजा इसे भी बुलाए, फिर दोनों इसे उठाकर ले जाएं। रसवंती चली गई। सोनिया वहीं फर्श पर पड़ी इसका इंतजार करने लगी। तकरीबन 5 मिनट के बाद रसवंती आई। इसने कहा, इसने अपने साथी को बड़ी मुश्किल से राजी किया है। अब वो दोनों रेंगते हुए इस जख्मी की तरफ पहुंच रहे हैं। तुम इन दोनों को सरगोशी में बातें करते सुना होगा। हाँ, अब मैं इन तीनों के दिमागों को अपनी गिरफ्त में ले सकती हूँ। फिर तो मसला हल हो चुका था। रसवंती ने सोनिया के मशवरे के मुताबिक पहले एक के दिमाग में पहुंचकर इससे कहा लगवाया। वो हंसते हुए कहने लगा, मैं फरहाद अली तैमूर हूँ और तुम सब को वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो हथियार फेंक दो। इसकी बात खत्म होते ही दूसरे ने कहा लगाते हुए कहा, हरगिज नहीं, फरहाद अली तैमूर मैं हूँ, मैं भी फरहाद की जुबान से बोल रहा हूँ। तीसरा जख्मी कराहते हुए कहने लगा, मैं किस तरह कहे लगाऊं, किस तरह दावा करूं, हालांकि मैं ही फरहाद अली तैमूर हूं और मैं सबसे पहले अपना हथियार फेंक रहा हूं। रसवंती ने इसे रिवाल्वर इसी जगह फेंकने पर मजबूर किया जिधर सोनिया अंधेरे में लेटी हुई थी। इसके बाद बाकी दोनों ने भी इसी जानब बारी बारी रिवाल्वर फेंक दिए। सोनिया ने कहा, शाबाश, अब अपनी जगह से उठो और रोशनी करो। मैं तुम्हारे जख्मी साथी को यहाँ से ले जाने का तुम्हें मौका दूंगी। तुम इसे फौरी तौर पर किसी अस्पताल ले जाकर इसकी टांग से गोली निकलवा सकोगे, बशर्ते कि मुझे भी यहाँ से जाने का रास्ता दो। थोड़ी देर बाद रोशनी हो गई। वो दोनों निहत्ते थे और सहमे हुए थे। दोनों के पास हाथों में रिवाल्वर थे। वो इनके सामने तान कर खड़ी थी। बाकी 2 रिवाल्वरों को इसने अपनी कमर से बंधी हुई पेटी में उड़थ लिया था। इसने कहा, क्या तुम्हारी तंजीम के किसी बॉस ने या मास्क मैन ने ये नहीं समझाया कि फरहाद अली तैमूर का नाम सुनकर हथियार डाल देना ही बेहतर होता है? तुम लोगों ने अपने पहले साथी का अंजाम देखने के बाद भी इबरत हासिल नहीं की। मैं ख्वाह किसी की जिंदगी से खेलना पसंद नहीं करती, वरना तुम में से कोई जिंदा नजर ना आता। चलो अपने जख्मी साथी को उठाओ और मेरे आगे आगे चलते रहो। वो इसके हुक्म की तामील करने लगे। थोड़ी देर में सोनिया इस खंडरनुमा मंदिर से बाहर आ गई। वो मंदिर एक वीराने में था। आसपास कोई आबादी नहीं थी। सामने ही एक वैगन खड़ी थी। रसवंती ने कहा, इनमें से एक आदमी की सोच बता रही है कि इसके पास ट्रांसमीटर है और वो अपने बॉस से राब्ता कायम कर सकता है। तुम यहाँ से जाओगी तो वो ट्रांसमीटर के जरिए अपने आदमियों को तुम्हारे पीछे लगा देंगे। सोनिया ने इन्हें मुखातब करते हुए कहा, तुम में से एक के पास ट्रांसमीटर है, मैं इजाजत देती हूँ मेरे जाने के बाद अपने बॉस से राब्ता कायम करना। इसे ये जरूर बताना कि फरहाद अली तैमूर पर फिर अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ वापस आ गया है। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो अपनी अपनी तंजीम के बिलों में घुसे रहो, बाहर निकलोगे तो सर कुचल दिया जाएगा। वो ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलते हुए अंदर बैठ गई। इसने कहा, ट्रांसमीटर के जरिए अपने जख्मी साथी की मदद के लिए कोई दूसरी गाड़ी बुलवा लो। इसने एक झटके से दरवाजे को बंद किया, गाड़ी स्टार्ट की, फिर ड्राइवर करते हुए जेम्स मैकले के खुफिया अड्डे की तरफ जाने लगी। इसने कहा, रसवंती थोड़ी देर तक इन कमबख्तों के पास रहो, वो ट्रांसमीटर के जरिए जो गुफ्तगू करें मुझे बताती रहो। 1 मिनट के बाद ही रसवंती ने आकर कहा, वो दूसरी गाड़ी मंगवा रहे हैं और अपने बास को फरहाद अली तैमूर की टेलीपैथी के मुतल्लक बता रहे हैं। मैं अब इनके बास के दिमाग में भी पहुंच सकती हूँ। बास के लबो लहजा को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। अभी इसके पास जाने की जरूरत नहीं है और सबाता के पास पहुंचो, देखो वो किस हाल में है। रसवंती सबाता के पास पहुंची। मैं इसी वक्त सोनिया के दिमाग में आया था जब मैंने इसके दिमाग से तमाम मालूमात हासिल की और ये इत्मीनान हो गया कि वो जेम्स मैकले के खुफिया अड्डे की तरफ जा रही है, तो मैं भी सबाता के पास पहुंच गया। हमारी गैर मौजूदगी में सबाता पर जो गुजरी खूब गुजरी। सुपर मास्टर के आदमी जो इसे पकड़ कर ले गए थे ये जानते थे कि किसी न किसी तरह फरहाद से सबाता का तल्लक है, लिहाजा वो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। सुपर मास्टर की तरफ से सख्त ताकीद की गई थी कि सहूलत से रसवंती का पता उगलवाया जाए। वो इसे एक गार में ले आए थे, वहाँ इसे तरह तरह की धमकियां दी थी और वो मुस्कुराती रही थी। इस बात पर एक शख्स को ताव आ गया था। इसने आगे बढ़कर इसे सजा देने के लिए इसकी पिटाई करना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि बेचारा खुद बुरी तरह पिट गया। इसके दूसरे साथियों ने इसे बचाना चाहा तो इनकी भी शामत आ गई। ये हकीकत तो हमेशा ऑन रिकॉर्ड
रही है कि फरहाद की एक साथी अपने मुकाबल 2-4 दुश्मनों को तिगनी का नाच नचा देती है। उन्होंने मजबूर होकर इसे रिवाल्वर की जद में रुकवा लिया, सख्ती से धमकी दी अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आई तो गोली मार दी जाएगी। सुबाता को मजबूरन चुप रहना पड़ा और उन्होंने इसे एक कुर्सी से जकड़ दिया। इस अरसे में सिर्फ एक शख्स सुबाता को मुखातब करता रहा और रसवंती के मुताल्लिक पूछता रहा। ये खबर अब फैलती जा रही थी कि फरहाद अली तैमूर की टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ गई हैं। इसने पहले भारतीय फौज के अफसरान को, फिर इस्राइली सफारत खाने के लोगों को ख्याल ख्वानी के जरिए मुखातब किया था, इन्हें धमकियां दी थी और टेलीपैथी के तमाशे दिखाकर अपनी ख्याल ख्वानी की तस्दीक की थी। सुबाता ने कहा, अगर तुम सब अपनी खैरियत चाहते हो तो मुझे आजाद कर दो, वरना टेलीपैथी की जंजीरों में जकड़े जाने के बाद तुम लोगों को रिहाई मौत की सूरत में ही मिलेगी। इस शख्स ने फिर सवाल किया, तुम रसवंती का पता बता दो या फिर फरहाद से कहो वो हमसे राब्ता कायम करें, हम इनके काम आना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि रसवंती किसी दूसरी तंजीम के हत्थे चढ़ जाए या यहूदी इसे अपने मुल्क ले जाएं। ज्यादा तवक्को इस बात की है कि भारतीय सरकार इसे यहाँ से निकलने नहीं देगी, हम इसे निकाल कर ले जाएंगे। हम फरहाद साहब के काम आना चाहते हैं, रसवंती साहबा की मदद करना चाहते हैं, इन्हें इनके बेटे पारस के साथ बहिफाजत नेपाल और हिंदुस्तान की सरहद से पार ले जाना चाहते हैं। सुबाता ने कहा, तुम सब बकवास कर रहे हो, मैं रसवंती के मुताल्लिक कुछ नहीं जानती। अलबत्ता फरहाद ने भारतीय फौज के अफसरान को मेरे आगे बेबस कर दिया था, अगर वो मौजूद नहीं है तो थोड़ी देर बाद आ जाएगा और इसके बाद तुम लोगों का जो हशर होगा वो अन करीब सामने ही आने वाला है। इस शख्स ने झुंझला कर कहा, ये सीधी तरह नहीं मानेगी, मैं अपनी जान हथेली पर रख कर अपनी आवाज सुना रहा हूँ। अगर फरहाद साहब होंगे तो ज्यादा से ज्यादा मुझे मार डालेंगे, मैं मौत से नहीं डरता, इसीलिए सुपर मास्टर ने मेरा इंतखाब किया है। मैं तुम लोगों को हुक्म देता हूँ, इसके दोनों हाथों को रस्सियों से बांधकर इस ऊंची चट्टान से लटका दो और नीचे टब में खौलता हुआ पानी रखो। इस खौलते हुए पानी में इसके पांव पिंडलियों तक डूबे रहे। पानी के टब के नीचे आग रोशन रहेगी, जिससे पानी का दर्जा हरारत बढ़ता रहेगा। हम देखेंगे इसकी कुव्वत बर्दाश्त कितनी है। वैसे जितनी भी हो, पहले इसके पैरों की खाल निकलेगी, फिर इस गर्म खौलते हुए पानी में गोश्त गलेगा, फिर हड्डियां भी गलने लगेंगी। इसके साथियों ने इसके हुक्म की फौरी तामील नहीं की। इनमें से एक ट्रांसमीटर लेकर गार से बाहर चला गया। नेपाल में इनका जो मास्टर था इससे राब्ता कायम करने गया होगा। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गया, फिर इसने इशारे से अपने साथियों को बताया कि जो सजा सुबाता के लिए तजवीज की गई है इस पर अमल किया जाए। इसके दोनों हाथों को बांधकर चट्टान की बुलंदी से लटकाने के लिए जरूरी था कि पहले इसे कुर्सी से आजाद किया जाता। इन्होंने यही किया। जब वो कुर्सी से आजाद की गई तो बराए नाम रस्सियों से बंधी हुई थी। इन्हें यकीन था कि रिवाल्वरों की जाद में रहकर वो कोई हरकत नहीं करेगी, लेकिन इनकी खुशफहमी दूसरे ही लम्हे पछतावे में बदल गई। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके दोनों हाथ रस्सियों से बांध दिए जाएं तब भी वो जीदारी से लड़ते हैं और अपने सामने आने वालों के छक्के छुड़ा देते हैं। सुबाता ने तो बचपन ही से मारपीट की तरबियत हासिल की थी। इसे कुर्सी से आजाद करने वालों ने पहले तो इसके दोनों हाथ एहतियातन बांध दिए थे, फिर इसे कुर्सी से आजाद किया था। यही ख्याल था कि हाथ बंधे होंगे तो वो बेबस रहेगी, लेकिन इसने आजाद होते ही अपने सामने वाले शख्स के मुंह पर बंधे हुए हाथों की एक शदीद जरब लगाई। वो यकबारगी लड़खड़ाता हुआ पीछे खड़े हुए दो साथियों की तरफ झुका। उन्होंने इसे संभाला। तीसरे साथी पर कुर्सी आकर गिरी। चौथे ने सुबाता के कदमों की तरफ फायर किया ताकि वो सहम कर एक जगह खड़ी हो जाए, लेकिन फायरिंग के साथ ही वो फजा में उछली और इसकी एक फ्लाइंग किक फायर करने वाले के सीने पर पड़ी। वैसे एक रिवाल्वर वाले के सीने पर लात पड़ी थी, दूसरे रिवाल्वर वाले फायर कर सकते थे, लेकिन सुबाता किस लम्हे किस जगह होती है ये अंदाजा करना दुश्वार था। वो बिजली की तरह लपक रही थी। ख्याल था कि फ्लाइंग किक मारते ही फजा में कलाबाजी नहीं खा सकेगी, जमीन पर गिर पड़ेगी, लेकिन वो सुबाता को नहीं जानते थे। उन्होंने इसे तेज रफ्तार घोड़े की पीठ पर कलाबाजियां खाते और तरह तरह के करतब दिखाते हुए नहीं देखा था। अगर देख लेते तो इनके होश उड़ जाते। अब भी होश ही उड़े हुए थे। एक शख्स के हाथ से रिवाल्वर उड़कर फजा में गया, फिर नीचे आने से पहले ही सुबाता के बंधे हुए हाथों में पहुंच गया। तड़ातड़ की अंधाधुंध फायरिंग हुई। इसने भी जानबूझकर कदमों की तरफ फायरिंग की थी ताकि वो सब दहशतज़दा होकर मुंतशिर हो जाएं या पनाह लेने के लिए मुख्तलिफ चट्टानों की तरफ भाग जाएं। जंग के दौरान लड़ने वाले का जहन जितना हाजिर होता है इतनी ही फतह करीब हो जाती है। सुबाता ने जो सोचा था, जैसी प्लानिंग से इसने फायरिंग की थी वैसा ही हुआ। सब इधर उधर भागते हुए मुख्तलिफ चट्टानों की तरफ गए। वो जवाबी
भी फायरिंग करके इसे जख्मी कर सकते थे, लेकिन सुपर मास्टर की तरफ से ताकीद की गई थी कि इसे नुकसान न पहुंचाया जाए, अलबत्ता मजबूरी की हालत में किसी हद तक जख्मी किया जाए ताकि वो जद्दोजहद के काबिल न रहे। यूं वो इसे जख्मी कर सकते थे, लेकिन सबाता ने इसका मौका नहीं दिया। अचानक इसके हाथ में रिवाल्वर आया और आते ही फायरिंग हुई तो सब बुखला गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये लड़की गजब की फुर्तीली होगी। नतीजा वही हुआ। सब मुख्तलिफ सिमतों में भागते हुए मुख्तलिफ चट्टानों के पीछे जाकर पनाह लेने लगे। इस वक्त तक वो भी एक चट्टान के पीछे पहुंच चुकी थी। इसने चट्टान के पीछे का जायजा लिया। जो लोग जद्दोजहद करते रहते हैं, तकदीर भी इनका साथ देती है। चट्टान के पीछे गार की एक और शाख दूसरी तरफ चली गई थी, यानी वो गार सिर्फ एक सरे से दूसरे सरे तक नहीं गया था, बल्कि इसके दरमियान कई शाखें निकली थी। एक शाख सबाता के पीछे थी, जिसमें से गुजर कर वो कहीं दूसरी जगह निकल सकती थी, या ऐसा भी हो सकता था कि दुश्मन गार की मुख्तलिफ शाखों से गुजरते हुए इसके पीछे पहुंच जाते। इसलिए वो पहले ही वहां से हटकर उधर जाने लगी। इस गार के दाएं बाएं देखने लगी कि रास्ता कहाँ कहाँ गया है। एक जगह इसे दो तरफा चट्टाने नजर आई। अगर वो इनके दरमियान महाज बना लेती तो दूसरों को नजर न आती, छुप कर फायरिंग कर सकती थी, लेकिन इसके रिवाल्वर में 2 गोलियां रह गई थी। रिवाल्वर हाथ लगते ही इसने तड़ातड़ 4 बार फायरिंग की थी। अब इन 2 गोलियों को बड़ी एहतियात से खर्च करना था। वो इन चट्टानों के दरमियान पहुंचकर बैठ गई। चट्टान के एक सरे पर रस्सियों को रगड़ने लगी ताकि रगड़ खाकर रस्सियां कट जाएं या कमजोर पड़ जाएं तो हाथ खुल जाएं। दुश्मनों के साथ एक मजबूरी ये थी कि इसे खुलकर ललकार नहीं सकते थे। टेलीपैथी का खौफ समाया हुआ था। सिर्फ एक शख्स जो बोल रहा था वही ललकार कर कहने लगा, तुम जहाँ भी हो हमारे सामने चली आओ। ये ख्याल दिल से निकाल दो कि इस गार से निकल सकोगी। हम तुम्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं। खुद हथियार डाल दोगी तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। वो रस्सियों को काटने में मसरूफ थी। इसने अपनी जगह से चीख कर कहा, तुम इतने गधे हो तो तुम्हारा सुपर मास्टर कैसा जबरदस्त गधा होगा। इतनी अकल नहीं है कि फायरिंग की आवाज दूर तक जा रही होगी। मैं तुम्हारे हाथों अगवा होने के दौरान बेहोश नहीं थी। मैंने तुम सब की बातें सुनी हैं। तुम्हारे आदमी जो गाड़ी वापस लेकर गए हैं वो पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट लिखवाने वाले हैं कि मुझे अगवा करके कीर्तिपुर ले जाया गया है, लेकिन फायरिंग की आवाज पुलिस वालों को इधर मतवज्जो करेगी। मेरी बात तुम लोगों की खोपड़ी में आ रही है या नहीं? इन बातों के दौरान इसने रस्सियां काट ली। इसके हाथ आजाद हो गए। दुश्मन ने चीख कर कहा, सबाता, हमने तुम्हारे रिवाल्वर की गोलियों का हिसाब रखा है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 गोलियां हैं। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। हम फिर तुम्हें समझाते हैं। सबाता ने इसकी बात काट कर कहा, मुझे क्या समझाओगे? मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ फायरिंग की आवाज गूंजती रहे। तुम लोगों की बातों से ये भी मालूम हुआ कि भगतपुर इन पहाड़ियों से सिर्फ 2 मील के फासले पर है। पहाड़ियों में और खुसूसन गार के अंदर फायरिंग की आवाज दूर तक जाती है। भगतपुर के अमन पसंद बाशिंदों ने ये आवाज सुनी होगी। वो खौफ से इधर नहीं आएंगे, लेकिन पुलिस वाले जरूर आएंगे। तुम बकवास करती रहो। अभी हम तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे और अभी मैं तुम्हें मुसलसल फायरिंग पर मजबूर करूंगी। वो 2 चट्टानों के दरमियान से मोहतात अंदाज में निकली। इसके एक हाथ में रिवाल्वर था, दूसरे हाथ में कटी हुई रस्सियों का एक हल्का सा बना हुआ था। वो फिर पहली चट्टान के पास आई। इसे मालूम था कि इन चट्टानों के पीछे इसके दुश्मन छुपे हुए हैं। इसने एक चट्टान के पीछे रस्सी के हल्के को फेंक दिया। हर मुहाज पर ये धड़का लगा रहता कि कहीं दुश्मन किसी दूसरी तरफ से ना आ जाए। वो रस्सी का हल्का आया तो जैसे सबाता आ गई। बेइख्तियार फायरिंग हुई। एक तरफ से फायरिंग हुई तो जवाबन दूसरी चट्टानों के पीछे से भी फायरिंग हुई। ये महज गलतफहमी की बिना पर हुआ। एक की फायरिंग से दूसरे की समझ में यही आया कि वो फायरिंग सबाता की तरफ से हो रही है। इसलिए बेयाक वक्त कितनी ही गोलियां चलने की आवाज गार में गूंजती रही। जब ये आवाज कम हुई तो सबाता का कह कहा सुनाई दिया, मैं कह चुकी थी कि बेइख्तियार फायरिंग पर मजबूर करूंगी। मैं ऐसे तमाशे और दिखा सकती हूँ, मगर अफसोस के इसका मौका नहीं मिलेगा। सुनो, कान लगा कर सुनो। पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दे रहा है। किसी ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। सब कान लगाकर सुन रहे थे। दूर, बहुत दूर से सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। वाकई पुलिस की गाड़ी आ रही थी। फिर तो जैसे भगदड़ मच गई। वो सब चट्टानों के पीछे से छुपते हुए जमीन पर रेंगते हुए सबाता की नजरों से बचते हुए वहां से जाने लगे। सायरन की आवाज तेज होती जा रही थी, करीब आती जा रही थी। फिर गार के आने के करीब से आवाज सुनाई दी। कोई पुलिस का आदमी लाउड स्पीकर के जरिए कह रहा था, अंदर जो लोग हैं वो हथियार फेंक कर और दोनों हाथ उठाकर बाहर आ जाएं, वरना आंसू गैस शेल फेंके जाएंगे। हम यहाँ के गारों के मुतल्लिक अच्छी तरह जानते हैं। हमें मालूम है कि यहाँ
से बाहर निकलने का यही एक रास्ता है। लाउड स्पीकर के जरिए बार बार वार्निंग दी जा रही थी, आने के लिए कहा जा रहा था और ये बात दुरुस्त थी कि इस गार से बाहर निकलने का वही एक रास्ता था। सबाता को अगवा करने वाले हथियार फेंककर और दोनों हाथ उठाकर इस गार से बाहर निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने फिर लाउड स्पीकर पर कहा, लड़की तुम जहाँ भी हो बेखौफो खतर बाहर आ जाओ, हमने तुम्हें अगवा करने वालों को हिरासत में ले लिया है। सबाता ने आगे बढ़कर बुलंद आवाज से कहा, अगर पांचों को हिरासत में ले लिया है तो मैं इत्मीनान से बाहर आ जाऊंगी। इसे यकीन दिलाया गया कि पांचों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके बाद वो रिवाल्वर फेंककर गार से बाहर आ गई। इंस्पेक्टर ने पूछा, अंदर कोई है? सबाता ने इनकार में सर हिलाकर कहा, एक गैस लाइट, एक कुर्सी और पानी का एक खाली टब है। ये मुझे कुर्सी पर बिठाकर बांध चुके थे और धमकी दे रहे थे कि इस टब में पानी भरकर नीचे आग जलाई जाएगी और मुझे इस पानी में खड़ा किया जाएगा। फिर वही पानी जैसे जैसे गर्म होता जाएगा मेरे पाँव की खाल उतरती जाएगी, गोश्त गलता जाएगा। इंस्पेक्टर ने इन पांचों को घूर कर देखा और कहा, इनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? सबाता ने कहा, ताज्जुब है, क्या आपको मालूम नहीं कि इनसे पहले मुझे भारतीय फौज के जवान अपने साथ ले गए थे, इसके बाद ये ले आए। अगर आप मुझे बहिफाजत पुलिस स्टेशन तक नहीं ले जाएंगे तो जाने कितने दुश्मन मेरी ताक में लगे होंगे, वो मुझे ले जाएंगे। इंस्पेक्टर ने पूछा, आखिर तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे कितने दुश्मन हैं? दुश्मन मेरे नहीं, मेरे बच्चे के हैं। यहाँ कुमारी का जुलूस निकला हुआ था, इस भीड़ में किसी ने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। मैं इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती थी लेकिन दुश्मनों ने मुझे मौका नहीं दिया। कभी कोई मुझे पकड़ता है, कभी कोई। मैं अब तक अपने बच्चे को तलाश न कर सकी, ना ही रिपोर्ट लिखवा सकी। इंस्पेक्टर ने इसे गाड़ी में बिठाया, बाकी पांचों को इनकी गाड़ी में बिठाया गया। मुसल्ला पुलिस वाले इनके साथ बैठ गए और वो सब पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हुए। जिस वक्त मैं और रसवंती सबाता के दिमाग में पहुंचे, इस वक्त वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। इससे पहले ही भारतीय फौज के दो बड़े अफसर वहां आ गए थे। वो दावा कर रहे थे कि सबाता को इनकी तहवील में दिया जाए। सबाता ने कहा, पहले मैं अपने सफारत खाने से राब्ता कायम करूंगी। मैं मालूम करना चाहती हूँ कि भारतीय फौज के ये जवान मुझे अपनी हिरासत में क्यों लेना चाहते हैं, मेरा जुर्म क्या है? वैसे आप सबसे पहले मेरे बच्चे के अगवा होने की रिपोर्ट दर्ज करें। भारतीय फौजी अफसर ने घुर्रा कर कहा, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, तुम फ्रॉड हो। वो बच्चा अगवा नहीं किया गया, किसी ने तुमसे नहीं छीना, बल्कि तुमने जानबूझकर इसे रसवंती के हवाले किया है। हम तुमसे सीधी तरह पूछ रहे हैं, हमें मादाम रसवंती का पता ठिकाना बताओ। मैंने इस अफसर के दिमाग में पहुंचकर ख्याल खुआनी के जरिए सर्द लहजे में पूछा, क्या तुम रसवंती का पता चाहते हो? वो यकदम से चौंक गया, सोचने लगा, क्या मेरे दिमाग में मिस्टर फरहाद बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। रसवंती तक पहुँचना चाहते हो तो अपने क्रियाक्रम का बंदोबस्त कर लो। वो आंखें फाड़ फाड़ कर सामने दीवार की तरफ देख रहा था और पूछ रहा था, ये आप क्या कह रहे हैं फरहाद साहब? पुलिस इंस्पेक्टर जो इसे देख रहा था एकदम उछल कर खड़ा हो गया। इसने हैरानी से पूछा, ऑफिसर क्या आप दीवार से बातें कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? फौजी अफसर ने चौंक कर इसे देखा, फिर कहा, मैं फरहाद अली तैमूर से बातें कर रहा हूँ, तुम मुदाखलत न करो। इंस्पेक्टर ने सबाता की तरफ देखते हुए पूछा, ये फरहाद अली तैमूर कौन है? सबाता मुस्कुराने लगी। फौजी अफसर ने मुझसे कहा, जनाब आपने हमें 2 घंटे की मोहलत दी थी। हमसे कहा था कि अगर हम सबाता को रिहा नहीं करेंगे तो आप ख्याल खुआनी के जरिए हमारे खिलाफ इकदाम करेंगे। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। 2 घंटे गुजर चुके हैं। हमने अपने आला हुकाम से राब्ता कायम किया था। जब इन्हें पता चला कि आपकी टेलीपैथी की सलाहियत फिर बहाल हो गई है तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने आपको मुबारकबाद का पैगाम दिया है। वो दोस्ती और खैर सगाली के जज्बे से आपको अपना दोस्त, अपना भाई मानकर आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। इस वक्त दिल्ली में कुछ आला अफसरान आपके मुंतजर हैं। अगर आप चाहें तो हम इनमें से किसी एक ही आवाज कैसेट रिकॉर्डर के जरिए सुना सकते हैं। आप इनके पास पहुंचकर बराह रास्त गुफ्तगू कर सकते हैं। हमें यकीन है कि आप मदाम रसवंती के सिलसिले में दोस्ताना माहौल में मुज़ाकरात के लिए राजी हो जाएंगे। मैंने जवाब दिया, पहले सबाता को रिहा किया जाए। ये काफ की शहजादी है। इसके कबीले के सरबराह और दूसरे लोग बैरूनी दुनिया से राब्ता करने के लिए तुर्की की हुकूमत से राब्ता कायम करते हैं। यहाँ तुर्की के सफारत खाने को इतला दी जाए और इनसे कहा जाए कि सबाता को बेखरियत पेरिस रवाना कर दिया जाए। हम अभी सफारत खाने से राब्ता कायम करते हैं। आपसे वादा करते हैं कि मिस सबाता बेखरियत पेरिस चली जाएंगी। क्या आप टेलीपैथी के जरिए दिल्ली जा रहे हैं? अभी नहीं। सबाता के बाद आना मैरिया को यहाँ से बेखरियत जाने की इजाजत दी जाए। मैंने इसे टेलीपैथी का जरिया बनाया था। वो बेचारी मेरी वजह से मुसीबतों में
मुब्तला हो गई है। आप लोगों ने होटल में इसका सामान भी जब्त कर लिया है। हम वादा करते हैं अना मैरिया को भी यहाँ से बखैरियत रवाना कर दिया जाएगा। ऑफिसर, वादा करना बहुत आसान है। आप अच्छी तरह जानते हैं इस वक्त नेपाल में दुनिया की खतरनाक तंजीमें मौजूद हैं। कुछ दूसरे ममालिक भी रसवंती को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सुबाता और अना मैरिया को बखैरियत यहाँ से रवाना करना इतना आसान नहीं होगा। पहले आप इन्हें यहाँ से रवाना कर दें, मैं इसके बाद आपके आला हुकाम से बात करूंगा। वो बेबसी से बोला, जनाब इतना तो बता दीजिए कि मदाम रसवंती कहाँ है। वो मौजूद है लेकिन इसके पास कोई पहुँच नहीं सकता। जो जबरदस्ती पहुँचना चाहेगा इसे दूसरी दुनिया में पहुँचा दिया जाएगा। वो अफसर थूक निकल कर जरा देर सोचता रहा, फिर इसने दूसरे अफसर से कहा, आप मिस सुबाता को इनके होटल पहुँचा दें, इनका सामान वापस कर दें। मैं राजधानी वालों से राब्ता कायम करता हूँ। मैंने कहा, और तुर्की के सफारत खाने से भी राब्ता कायम करने के लिए कहो। इसने अपने साथी अफसर से कहा, मिस सुबाता के सफारत खाने से भी राब्ता कायम करना और इन्हें कल तक पेरिस रवाना करने के इंतजाम कर लेना। सुबाता ने ये सुनते ही अपनी जगह से उछल कर कहा, हरगिज नहीं, मैं अपने बच्चे को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।